किसी भी क्षेत्र में कृषि का प्रतिरूप वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक कारकों का एक प्रोडक्ट होता है। उस हिसाब से वहाँ पर अनेक प्रकार की कृषि प्रणालियाँ विकसित होती है, कृषि अवस्थिति के सिद्धांत विकसित होते हैं, कृषि के प्रतिरूप देखे जाते हैं। तो इन विभिन्न सिद्धांतों का जो प्रयोग है या आविष्कार है वो कई विद्वानों ने किया है, जिसके अंदर सिंक्लेयर है, वॉन थ्यूनेन है, न्यूमैन है या होवर है। इन सब ने अनेक प्रकार के सिद्धांत कृषि अवस्थिति के दिए हैं। तो आज हम वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत देखेंगे और इसके अंदर सिद्धांत मुख्य रूप से परिभाषा क्या है और इसकी व्याख्या के लिए कौन कौन से मॉडल अपनाए हैं, किन अजम्पशंस पर यह आधारित है और इस सिद्धांत का आधार क्या है। मॉडल, दो प्रकार के मॉडल जो दिए हैं, तीव्रता का और भूमि उपयोग में परिवर्तन का, इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है, आज के समय के अंदर क्या इसकी प्रासंगिकता है और निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। तो यह सब आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स को, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली भूमियों पर भिन्न प्रकार के भूमि उपयोग होते हैं। बाजार से निकटतम बल्ले में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का विशेषीकरण मिलता है। तो दो चीज़ें कहने का प्रयास किया है वॉन थ्यूनेन ने। एक तो भूमियों पर भिन्न प्रकार के भूमि उपयोग है वो देखने को मिलते हैं, यानी फसलों के प्रतिरूप हम बदलते हैं, क्यों और कैसे बदलते हैं ये हम आगे देखेंगे। और दूसरी चीज़ कहने का प्रयास की है कि बाजार से निकटतम बल्ले में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का विशेषीकरण मिलता है। यानी कोई एक बाज़ार है, बाज़ार के पास का जो पहला बल्ले बनेगा यानी बराबर दूरी पर इस क्षेत्र के अंदर, तो इसके अंदर वे चीज़ें होंगी जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इन चीज़ों को दूर यदि हम स्थापित करेंगे, दूर से उत्पादन करेंगे, तो बाज़ार तक लाने के अंदर हमारा बहुत सारा समय और आर्थिक रूप से उसका जो तुलनात्मक लाभ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसको नष्ट होने से बचाने के लिए अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें यूज़ में लेनी पड़ेगी और परिवहन भी काफ़ी महंगा हो। तो नगर के पास जो होगा वह निकटतम बल्ले के अंदर जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुओं का विशेषीकरण मिलेगा। और इसके बाद जो नए बल्ले बनेंगे उनके अंदर अलग प्रकार की फसलों का प्रतिरूप। तो यह सब मोटी मोटी हम परिभाषा देख ली है। अब व्याख्या के लिए मॉडल लिए हैं। इस सिद्धांत को व्याख्या करने के लिए दो मॉडल अपनाए हैं कि किसी भी फसल के उत्पादन की सघनता उससे बाजार से दूरी बढ़ने पर घटती है। जैसे जैसे बाजार से दूर होते जाएंगे तो उत्पादन की सघनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके भी अनेक कारण हो सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, बाजार से दूरी के साथ भूमि उपयोग का प्रकार बदलता है। बाजार के पास शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बाजार से अगले बल्ले के अंदर जो मिश्रित कृषि है या विस्तृत अनाज कृषि मिलेगी, उससे आगे बल्ले के अंदर विभिन्न प्रकार के चारागाह विकसित होंगे फिर बल्ले के अंदर। तो इनको भी हम आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। एजम्पशंस लिए हैं कि एक तो ये सिद्धांत निश्चयवादी और मानकीय माना जाता है। जो वॉन थ्यूनेन ने जो बात कहने का प्रयास किया है, जो व्याख्या दी है सिद्धांत की, वह निश्चयवादी है, यानी कुछ चीज़ें पहले से ही मान ली हैं वॉन थ्यूनेन ने, जो कि दोनों मॉडलों के अंदर अलग अलग चीज़ें मानी हैं। तो एक मॉडल के अंदर तो जो तीव्रता का मॉडल है उसके अनुसार तो कि ये बाज़ार है ये एक ही होगा, कितना भी बड़ा क्षेत्र है एकाकी बाज़ार की प्रधानता होगी और फसलों का विशेषीकरण होगा, समान जलवायु मिलेगी समान क्षेत्रों के अंदर। तो इसको भी हम आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। इसके अतिरिक्त सिद्धांत का आधार क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तुलनात्मक लाभ पर यह आधारित है। दो मॉडल होंगे, मुख्य मॉडल जो कि कहे जाते हैं इसके। फिर आलोचना हम कैसे कर सकते हैं, प्रासंगिकता क्या है और क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यह सब टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसकी परिभाषा हमने देख ली है, व्याख्या के लिए मॉडल देख लिए हैं। अब हम अभिगृहित डिटेल के अंदर देखते हैं, उसके बाद हमारे मॉडल की शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना सिद्धांत शुरू करें, तो इस सिद्धांत को चूँकि मानकीय और निश्चयवादी माना जाता है, डिटर्मिनिस्टिक क्यों माना जाता है, क्योंकि कुछ एक अजम्पशंस, कुछ एक चीज़ें एज्यूम की हैं वॉन थ्यूनेन ने। तो दो सेट बनाए हैं। पहले सेट के अंदर कि एक ही नगर होगा और उसका एक ही बाज़ार होगा और कृषि क्षेत्र समरूप होंगे, होमोजीनियस होंगे, एक ही प्रकार की उसके अंदर समान जलवायु पाई जाएगी। उत्पादों के लिए एक ही बाज़ार है बेचने के लिए। परिवहन का एकमात्र साधन घोड़ा गाड़ी होगा।
परिवहन की लागत दूरी समानुपाती है, यानी परिवहन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसकी लागत वो क्या है, परिवहन की दूरी बढ़ती जाएगी। जितनी दूरी होगी उतना ही अधिक परिवहन किराया हमें देना पड़ेगा। दूसरे समूह के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर विविधता का अभाव है, यानी किस कृषि क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले मानव हैं वे सभी एक ही प्रजाति के लोग हैं, उनके अंदर विविधता नहीं है। प्रकीर्ण जनसंख्या के सदस्य केंद्रीय नगर के निवासियों को कृषि पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, यानी जो जनसंख्या प्रकीर्ण है, दूर दूर तक बिखरी हुई है, वे जो उस स्थान का केंद्र है, तो केंद्रीय लोगों को, नगर के लोगों को कृषि के पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब नगर के लोग कृषि नहीं कर रहे हैं, दूर दूर गाँवों के अंदर छितरे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं, वे कृषि करते हैं। मैदान में सर्वतः श्रम मूल्य समान है, श्रम मिल जाता है, सभी के लिए समान मूल्य है, कोई प्रतिस्पर्धा इसके अंदर नहीं है। अर्थव्यवस्था स्थिर है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं है, ऊपर नीचे भी यह अर्थव्यवस्था नहीं होती। और कृषक क्या है, आर्थिक मानव की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कृषक का एक ही काम है कि वे आर्थिक क्रियाओं के अंदर लगे हुए हैं, आर्थिक मनुष्य हैं, उनका एकमात्र काम क्या है, आर्थिक लाभ कमाना है। तो ये चीज़ें वॉन थ्योनेन ने मान ली हैं, इसलिए इसको निश्चयवादी सिद्धांत कहा जाता है। अब हम जो मुख्य सिद्धांत है उसको शुरू करते हैं। दो प्रकार वॉन थ्योनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत का मुख्य आधार इकोनॉमिक रेंट है, यानी आर्थिक लगान पर यह आधारित है। और आर्थिक लगान से ही हमारा आशय है कि यह सूत्र से हम इसको काउंट कर सकते हैं, P बराबर V माइनस E प्लस T। यहाँ P क्या है, कृषक का लाभ, और V वस्तु का विक्रय मूल्य, ई और टी क्या होंगे, उत्पादन और परिवहन लागत होंगे। यानी उत्पादन लागत और परिवहन लागत को यदि हम वस्तु के विक्रय मूल्य से घटा दें तो कृषक का लाभ हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा आर्थिक लगान होगा। तो इस आर्थिक लगान को ज्ञात करने के कई बुक्स के अंदर अलग अलग सूत्र हैं। एक के अंदर LR वाला सूत्र है, और यानी कहने का आशय यही है कि आर्थिक मुनाफा कितना हो रहा है। और यह सिद्धांत मुख्यतः बाजार पर आधारित है। थ्योनेन के अनुसार जो किसान है वो जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उत्पादन का मूल्य एक जैसा होता है सभी जगह, लेकिन जो ये परिवहन लागत है ये इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो परिवहन लागत पर काफ़ी फोकस किया है। परिवहन लागत यदि बहुत अधिक हो जाएगी तो हमारा यह लाभ क्या है, कम होता जाएगा। यही कहने का प्रयास वॉन थ्योनेन ने किया है। तो इसका मॉडल जो है, जो सिद्धांत है मुख्य, वो दो मॉडलों पर आधारित है। पहला तो तीव्रता का सिद्धांत है, और दूसरा भू उपयोग में परिवर्तन, यानी कौन कौन सी फसलें हम उगाते हैं। तो इसके अंदर पहले हम तीव्रता का सिद्धांत देखते हैं। कृषि अवस्थिति सिद्धांत दो मॉडलों पर आधारित है। उसमें पहला मॉडल तीव्रता का सिद्धांत है, जो कि हम इस आरेख के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ बाजार है 0 किलोमीटर, उसके बाद 10, 20, 30, 40 किलोमीटर ये बाजार से दूरी बढ़ रही है, और इस तरफ इसे हम लगान कह सकते हैं या शुद्ध मुनाफा हम कह सकते हैं। 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500। अब यदि बाजार से दूरी है केवल 30 किलोमीटर, जो भी हमने फसलों से उत्पादन लिया है, तो हम देख रहे हैं हमारा लगान उच्चतम स्थिति के अंदर पहुंच गया है। वहीं दूरी बढ़ने पर इसका जो लगान है वो कम हो रहा है। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परिवहन दूरी मायने रखती है। परिवहन दूरी अधिक होने पर हमारा लगान है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमने जो भी उत्पादन किया है तो उसको जब हम बेचेंगे या निर्यात करेंगे तो उसके अंदर परिवहन दूरी काफ़ी मायने रख रही है। दूसरा, इसके अतिरिक्त यदि परिवहन दूरी कम है बाज़ार से लगभग 30 किलोमीटर तक, तो यहाँ जो कृषि हो रही है इस फार्म के अंदर वह सघन कृषि होगी, सघनता से कृषि की जा सकती है उसके अंदर। इसके अतिरिक्त और बाज़ार से जो भी हमें उर्वरक चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, बीज चाहिए अच्छी क्वालिटी के, वे इन स्थानों तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो उससे फिर हमारा जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ेगा, लगान की मात्रा फिर हमारी और ज़्यादा हो जाएगी। बाज़ार से दूर होने पर इसकी जो सघनता है उसके अंदर कमी आएगी, इंटेंसिटी के अंदर कमी आएगी। तो यही कहने का प्रयास वॉन थ्योनेन ने किया है कि परिवहन दूरी
बहुत मायने रखती है, बाज़ार से दूरी बहुत अधिक मायने रखती है किसी भी प्रकार की कृषि प्रतिरूप के अंदर। बाज़ार से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे फसलों की सघनता के अंदर कमी आएगी और हमारे जो मुख्य हमारा मकसद है इकोनॉमिक रेंट है उसके अंदर भी कमी आएगी। और हालांकि बाज़ार का मूल्य समान रहता है कि जो भी उत्पादन फसलों का जो भी लागत हमें मिल रही है वह उसके अंदर दूरी मायने नहीं रखती है, क्योंकि फसलों का मूल्य तो उतना ही मिलेगा। लेकिन परिवहन की दूरी यदि बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम परिवहन पर ही खर्च कर देंगे, तो हमें मूल्य कितना भी मिले वो तो हमने परिवहन के अंदर ही उसका जो उल्टा अनुपात का उल्टा हो जाता है। तो यही कहने का प्रयास पहले मॉडल के अंदर किया है। दूसरा मॉडल फसलों के प्रतिरूप के अंदर किस प्रकार की भिन्नताएं आती है, यानी बाज़ार से दूर होते जाएंगे तो फसलों के प्रतिरूप भी बदलते जाएंगे, वो हम देखते हैं। दूसरा मॉडल जो कि भूमि उपयोग के अंदर भिन्नता का सिद्धांत है, इसके अंदर बाज़ार से दूरी के संदर्भ में किस प्रकार से अलग अलग कृषि के पैटर्न, फसलों के पैटर्न हम देख सकते हैं, इसको आज हम देखेंगे। इसके अंदर दो तरह के स्टेट हैं, एक तो आइसोलेटेड है और एक मॉडिफाइड स्टेट है। यानी पहले जब वॉन थ्योनेन ने आइसोलेटेड स्टेट की ही संकल्पना दी थी, बाद में उसके अंदर और ज़्यादा सुधार कर दिए गए थे, मॉडिफाई कर दिया गया था। तो पहले हम आइसोलेटेड स्टेट देखते हैं। यहाँ बीच में आप एक डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब कि यह एक केंद्र है, नगर है। इसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ए आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर सघन डेयरी और जो उद्यान कृषि है वो की जाती है, क्योंकि ये चीज़ें लगातार इनकी मांग शहर के अंदर बनी रहती है, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, और इनका अधिक मूल्य होता है। इस कारण किसान भी इनको उगाने को प्राथमिकता देते हैं। और इसके अतिरिक्त चूँकि परिवहन के साथ हमने देखा था कि घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र परिवहन का साधन है, तो घोड़ा गाड़ी कम दूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये इसका ए स्थान हो गया। फिर दूसरे के अंदर जो बी है, इसके अंदर होगा ईंधन और लकड़ी, क्योंकि शहर को जो भी ऊर्जा चाहिए वह ईंधन से मिलेगी और लकड़ी से, तो इसलिए लकड़ी की भारी मांग रहती है इमारत, फर्नीचर ये सब बनाने के लिए। तो इनके लिए, और ये एक भारी पदार्थ है तो इसको भी शहर के नज़दीक ही लगाया जाता है। तो और इसके बाद सी के अंदर जो इस स्थान पर कृषि होगी वह होगी सघन हेर फेर वाली कृषि यहाँ पर की जाती है। और राई इसके अंदर मुख्य उत्पाद होता है। तीसरे कटिबंध के अंदर सी भाग के अंदर बाजार से दूरी बढ़ने के साथ राई उत्पादन और इसका जो आर्थिक लगान है वो कम होता जाता है। यहाँ पर कुछ एक मवेशी भी पाले जाते हैं। चौथे कटिबंध के अंदर डी भाग के अंदर इस कटिबंध में 7 फसलों का हेर फेर किया जाता है और यहाँ जो उत्पादन है वो भी कम होता है, क्योंकि हमने अभी सिद्धांत के अंदर देखा कि बाजार से दूर होते जाएंगे तो सघनता फसलों की कम होती जाती है। ई भाग के अंदर विस्तृत कृषि की जाएगी। विस्तृत कृषि से यहाँ अधिक प्रतिभूमि और चरागाह भूमि छोड़ दी जाती है, ताकि जो मवेशी हैं या पशुपालन है वे इन चरागाहों को खा सकें। और इसके अंदर राई, जौ, चना ये सब फसलें उगाई जाती हैं। फिर अंतिम भाग के अंदर पशुपालन किया जाता है और यह सबसे दूरस्थ है कटिबंध, इसलिए यहाँ पर और आर्थिक दृष्टि से कोई भी फसल उगाना यहाँ पर लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसका बाजार से कोई इतना अधिक संबंध नहीं है। फिर वॉन थ्योनेन ने बाद में इस मॉडल के अंदर 2 संशोधन किए थे। एक तो एक नदी की संकल्पना की है कि नदी होने पर उसके अंदर परिवहन सस्ता होगा और तेज़ होगा, और दूसरा एक छोटा नगर भी इसने बनाया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके अंदर प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर होता है। तो दोनों संसाधनों से अनेक प्रकार के जटिल भूमि उपयोग आप इसके अंदर देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नदी आई तो उसके द्वारा जो परिवहन है सस्ता हो गया, तेज़ हो गया। तो आप देख रहे हैं ए, सी, डी दोनों तरफ उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो यह उसका मॉडिफाइड वर्जन है इसी आइसोलेटेड स्टेट का। तो यह है दूसरा मॉडल जो कि उसके बाद अब हम इस मॉडल की आलोचना देखते हैं। वॉन थ्योनेन के मॉडल की व्यापक स्तर पर आलोचना की जाती रही है, क्योंकि अब यह प्रासंगिक नहीं रह गया है। खासकर कि वॉन थ्योनेन जो एकाकी क्षेत्रों का बार बार वर्णन करता है, एक ही बाजार, एक ही केंद्र, वह आज कहीं भी दिखाई नहीं देते। एकाकी क्षेत्र उनका अभाव हो गया है।
अब ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदेश के अंदर एक ही केंद्र होगा नगरीय केंद्र, और उससे दूर जाने पर कृषि का प्रतिरूप बदलता जाएगा। दूसरा, परिवहन के मूल्य के अंदर अब कमी आ गई है। हम सामूहिकता का फ़ायदा ले सकते हैं। अनेक किसान जो अनेक आधुनिक यंत्रों की सहायता से परिवहन कर सकते हैं, परिवहन लागत के अंदर कमी ला सकते हैं, जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था। आर्थिक लगान और तीव्रता को हम कैसे मापें, यह आसान नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जैसे जैसे जो तकनीक का विकास हुआ है उससे अब यह चीज़ें सीधी नहीं रह गई हैं, पहले प्रत्यक्ष होती थी, क्योंकि किसान और किसान का परिवार ही उसके अंदर लगा रहता था। अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और जुड़ गई हैं। लकड़ी जो कि ईंधन का रूप होती थी, आज कहीं भी लकड़ी ईंधन के रूप में नहीं काम में ली जा सकती है, तो यह बिल्कुल ही अप्रासंगिक है आज। इसके अतिरिक्त जो वॉन थ्यूनेन ने जो संकल्पना के अंदर माना था कि कृषक आर्थिक मानव होते हैं, ऐसा नहीं है। कृषक आर्थिक मानव नहीं है, वह सहभागिता या सहकारिता के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों की सहायता से कार्य कर सकते हैं, जैसा रूस के अंदर हम देख रहे हैं। तो अब उन्हें आर्थिक मानव नहीं कह सकते। प्रासंगिकता क्या है कि विकासशील देशों के अंदर आज भी यही पैटर्न जो वॉन थ्यूनेन ने बताया था, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, यह आज भी दृष्टिगोचर होता है। खासकर इथोपिया के अंदर जो अदीस अबाबा क्षेत्र है वह इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। वहाँ पर कृषि के प्रकार हैं। जो उत्तर भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं वे भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। यूएसए के अंदर जो आज से 100 साल पहले कृषि प्रदेश विकसित हुए थे, वे इसी मॉडल पर आधारित थे। आज हालांकि बहुत अधिक उनके अंदर परिवर्तन आ गया है। कनाडा के जो कृषि प्रदेश थे वो भी हालांकि यूएसए के प्रदेशों से अलग हैं, फिर भी इस मॉडल को फॉलो करते हैं। तो कहीं कहीं यह आज भी प्रासंगिक है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि कुछ सीमाओं या कमियों के बावजूद यह सिद्धांत फार्म संबंधी अध्ययनों के लिए उपयोगी ढांचा प्रस्तुत करता है। यानी एक मोटा मोटा आइडिया हमें दे देता है कि नगरीय केंद्रों के पास किस तरह की कृषि हो, फिर दूर हटने पर किस तरह की कृषि की जानी चाहिए, इसके अंदर किस तरह हम आर्थिक लगान को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ कुछ यह आज भी फ़ायदेमंद है, ढांचे को यह समझाता है। तो वॉन थ्यूनेन जो कि खुद जर्मनी के अंदर एक फार्म मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने कुछ एक अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ और उनके कार्यों को पढ़ते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन्यवाद।